स्वागत है साथियों। अगर हमसे कोई ये बात पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन है, तो मेरा जवाब होगा वक्त, जिसे हम बेवक्त मारा करते हैं साथियों। सच पूछें और सच समझें और सच बताएं तो वक्त को बेवजह परेशान नहीं होने देना चाहिए। सच बताएं, वक्त के साथ हम इतना परेशान होते हैं कि कभी हम अपनी परेशानी को समझ ही नहीं पाते और ना ही वक्त को वक्त दे पाते हैं। फिलहाल इससे बचना होगा और आपको वक्त देना होगा और वक्त की कीमत को समझना होगा। इसने अगर आपसे मुंह मोड़ लिया साथियों, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमारा हमेशा एक संयोजन होना चाहिए वक्त के साथ। मुझे पूरा विश्वास है और मैं पूरी शिद्दत के साथ आपसे जुड़ा हूँ। मैं खुशनसीब हूँ कि आपसे इस तरीके से रूबरू हो पा रहा हूँ। आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथियों। फिलहाल एक जो समीकरण होता है जिसे हम साध रहे होते हैं, फिलहाल हमारा लक्ष्य है कहीं और, हम निशाना वहीं लगाएंगे। हम अपने लक्ष्य को अचीव करके ही दम लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा आत्म कॉन्फिडेंस कह सकते हैं हमें है कि हमारे स्टूडेंट साथी जरूर सक्सेस होंगे। फिलहाल आज की कड़ी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अपने कुछ पड़ोसी देशों की यादगार बातों को। आइए समझते हैं अपने कुछ पड़ोस में रहने वाले लोगों की विचारधाराओं को। आइए समझते हैं उनसे बनने वाले तमाम हमारे वैकल्पिक प्रश्नों को। जी हाँ, एशिया पार्ट एपिसोड ये 10वां है। आप एपिसोड के रूप में अगर समझें तो हम 10वें पार्ट से आपको मुखातिब करा रहे हैं एशिया संबंधी। जी हाँ, आज हम इस पार्ट के अंतर्गत अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में बहुत कुछ यादगार बातें लेकर के आए हैं। हमें लगता है कि हम ही 30 मार खां हैं। हमें लगता है कि हमसे अच्छा कल्चर किसी के पास नहीं है। हमें लगता है कि हम सब कुछ बहुत ही बेहतर करते हैं। सच है साथियों, भारत से बड़ी संस्कृति किसी का नहीं है और भारत से ज़्यादा अच्छे लोग कहीं नहीं हैं। ये हम अपनी अवधारणा के साथ अपने भारत को दे सकते हैं। फिलहाल ऐसा करते कहाँ हैं हम? देखिएगा, आपका ही एक पड़ोसी देश है नेपाल साथियों। बहुत ही खूबसूरत, हमारे बचपन की यादों से जुड़ा हुआ नेपाल के लोग हमारे यहाँ आते रहे हैं। हमारे गांव में आते थे, ये कपड़ा वगैरह लेकर के आते थे, तो हम बचपन में थोड़े से मुस्कुराहटों के साथ इनसे मिलते थे कि अरे पहाड़ी आ गए, पहाड़ी आ गए। क्या लहजा होता था, क्या वो समय होता था। फिलहाल अब इस चक्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। अब उनको आने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सारे सामान चले आ रहे हैं। फिलहाल अब उन्हें दौड़ने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आप तो देखते होंगे ज़रूर कि अभी भी वो लोग हमारे साथ आते हैं। हमारे साथ इस देश का एक मैत्री व्यवहार है। हम बगैर वीज़ा के यहाँ घूम सकते हैं और यह भी हमारे यहाँ बगैर वीज़ा के आवागमन कर सकते हैं। फिलहाल इसका मतलब हमारा इनसे बहुत ही गहरा नाता है साथियों। हम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, ऐसे तमाम धर्मों के होने का दावा करते हैं। हमारा भारत बस बार बार ये कहता है, यहाँ के जन समुदाय के लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म को अपनाएंगे, हम मुस्लिम हैं, हम ये फला धर्म, ढमका धर्म, तमाम धर्मों की बातें हम करते हैं। नेपाल वाकई में हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। उसने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर दिया है। तो नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त करता है साथियों। 123 भाषाएं बोली जाती हैं साथियों। देखिएगा कितनी भाषाएं हैं, 123 भाषाएं हैं। लेकिन आपको बात ये निराली लगेगी कि यहाँ जाति धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ होती है, लड़ाई नहीं होती है। और ऐसा जहाँ नहीं होगा वो देश काफ़ी खुशहाल होगा, हर जगह खुशियाँ होंगी साथियों। तो जाति और धर्म के नाम पर इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ। किसी की जाति को देखकर, किसी के धर्म को देखकर, मानवता को तार तार कर हम इंसानी पुलिंदे, अगर हम ऐसे ही इंसानी विचारधाराओं को त्याग कर अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं तो धिक्कार है। एक मानवीयता होनी चाहिए, सब मनुष्य हैं और सबसे एक प्रेम होना चाहिए। पलायन तो सबको करना है। फिलहाल जैसा भी जिसका जीवन हो, अपने अपने दृष्टिकोण है, नजरिए हैं। मेरे हिसाब से जाति धर्म की लड़ाई यहाँ नहीं होती साथियों। हम राष्ट्रीय पशु गाय को मानते हैं लेकिन बना नहीं पाए हैं और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। देखिएगा कितनी प्यारी बातें हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय पशु आपके पड़ोसी देश का क्या है? गाय है। नेपाल की राजधानी से आप बहुत ही अच्छे ढंग से वाकिफ होंगे, काठमांडू, ये नेपाल की राजधानी है साथियों। गरीब है ये देश, गरीब है ये देश, लेकिन दिल का बड़ा अमीर है। गरीब है ये देश, दिल का बड़ा अमीर है। आपस में ये कभी लड़ाई नहीं करते, हमारे आपकी तरह ये कभी हाथ नहीं मिलाते। हाँ, करते क्या है, एक दूसरे से मिलने पर
ये हाथ जोड़ करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ इस प्रकार से इनका प्रेम व्यवहार चलता है। ये हमारी तरह, आपकी तरह गले नहीं लगते हैं। फिलहाल मैं ऐसा नहीं कहता कि गले लगने वाली परंपरा बेकार है, ऐसा नहीं। ये सब मिथक बातों को मैं इस दृष्टिकोण में साझा नहीं करूँगा। फिलहाल ये हमारी संस्कृति के उच्च विचारधाराएँ हैं जिनके साथ हम लोगों का जीवन निर्वहन हो रहा है साथियों। फिलहाल हम किसी दूसरे देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं, ना कि अपने देश से इसकी तुलना कर रहे हैं। हमारी ऐसी बिल्कुल विचारधारा नहीं है कि हम इस देश की तुलना किसी अन्य देश से करें। फिलहाल यहाँ की संस्कृति कैसी है उसकी बात कर रहा था। देखिएगा, सबसे ऊंची घाटी यहाँ मिलेगी आपको, दुनिया की सबसे ऊंची घाटी विश्व की। कहाँ की है ये? विश्व की। और उस घाटी का क्या नाम है? अरुणा घाटी। अरुणा घाटी दुनिया की सबसे ऊंची घाटी आपको मिलेगी। चलिए, आपके वैकल्पिक प्रश्नों की शुरुआत कर चुके हैं। दुनिया की सबसे सर्वोच्च चोटी, विश्व की सर्वोच्च चोटी आपको कहाँ मिलेगी साथियों? विश्व की सर्वोच्च चोटी आपको यहीं मिलेगी, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई आपको पता है 8,850 मीटर। इसी एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है साथियों। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। नेपाल वाले लोग इस माउंट एवरेस्ट चोटी को सागर माथा के रूप में मानते हैं। इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं साथियों। और आज भी इतनी बड़ी डेवलप, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है हमारे संसार में, पूरे वर्ल्ड में। परंतु यहाँ आज भी जो टाइम जोन बनाया जाता है, ज़्यादातर हिस्से यानी ज़्यादातर लोग यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो ज़्यादातर लोग इसी माउंट एवरेस्ट के अनुसार अपने समय का निर्धारण करते हैं, जो कि मेन टाइम से 46 मिनट पीछे चलता है। यानी जो मुख्य समय है, जो हमारी जीएमटी हमें देती है, उसके हिसाब से ये 46 मिनट पीछे चलते हैं। फिलहाल इनका एक अलग टाइम जोन है और उस टाइम जोन का निर्धारण हमारा हिमालय पर्वत करता है साथियों। जी हाँ, तो माउंट एवरेस्ट सागर माथा की हमने आपसे बात की। ऐसा ही नहीं है, एवरेस्ट नाम का होटल भी आपको मिलेगा यहीं। होटल एवरेस्ट की बात है तो घबराइएगा नहीं साथियों, दिल खोल के जवाब दीजिएगा। जहां माउंट एवरेस्ट है वहीं पर होटल एवरेस्ट नाम से होटल भी है। होटल एवरेस्ट आपको यहीं मिल जाएगा। सबसे ऊंची घाटी हमने बात कर ली। एक झील की बात करें साथियों, तिलियो या तिलिया झील, ये झील है आपको, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है साथियों। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ये भी आपको कहाँ मिलेगी? यहीं पर मिलेगी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम बताइए तो आप कहिएगा तिलियो झील। अच्छा, फिर हमारे साथ हमारा नेपाल ऐसे नहीं जुड़ा है। जब 7500 ईसा पूर्व भगवान रामचंद्र जी आए थे ना साथियों, और अपने साथ सीता माँ को ब्याह लाए थे, पता है ना, हमारे दिल में एक अटूट छवि उनकी है। हमारे आराध्य हैं, जिन्हें कि हम लोग जीवन भर पूजा करते हैं और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते आ रहे हैं। हमारे इष्ट की, हमारे भगवान की शादी हुई थी कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल के मिथिला में। नेपाल के मिथिला में यहीं की सीता थी। और यहाँ शादी करते हैं कौन? तो माता सीता भी कहाँ की थी? यहीं की थी साथियों। माता सीता मिथिला की, और यहीं पर माता सीता का मंदिर बना है। इस बात का जवाब देने के लिए हमने ऐसी बात की। माता सीता का मंदिर कहाँ है? फिलहाल आपका जवाब होना चाहिए सर, नेपाल में है। माता सीता जी बिलोंग कहाँ से करती थी? नेपाल से। आगे समझिएगा। और गौतम बुद्ध, आप इनसे अछूते नहीं हैं। ज्ञान के महासागर गौतम बुद्ध भी यहीं से संबंध रखते हैं। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था साथियों। गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया लोगों को बचाने या लोगों पर परोपकार करने के लिए, सब कुछ त्याग दिया महात्मा बुद्ध ने। और ये है गौतम बुद्ध जी की भी जन्मस्थली कहाँ है? इसी नेपाल में। माता सीता की भी जन्मस्थली यहीं पर है। एक सेना का नाम आप सुनते होंगे साथियों, जिसका नाम है गोरखा। गोरखा सेना नेपाल की बहुत ही प्रमुख सेना है। ये इसका कोड है, यानी इसका नारा है, कायर होने से बेहतर है, कायर होने से बेहतर है मरना, बेहतर है मरना। गोरखा सेना का नारा है या गोरखा सेना का कोड है, कायर होने से बेहतर है मरना। कितनी प्यारी बातें हैं।
तो हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में बहुत कुछ समझ रहे हैं। कुछ रोचक बातों पर भी सिलसिला जारी रहे। यहाँ पर एक कुमारी मंदिर आपको मिलेगी, कुमारी मंदिर, जहाँ पर कुंवारी लड़कियों की पूजा की जाती है। कुमारी मंदिर आपको कहाँ मिलेगी? यहीं। अगर आप कुंवारे हैं और कुंवारेपन से निजात पाना चाहते हैं, कुंवारेपन से परेशान हैं, तो आप कुमारी माता मंदिर जा सकते हैं। एक गोलू बाबा का मंदिर है उत्तराखंड अल्मोड़ा में, आप वहाँ भी जाकर के अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी शादी बहुत लंबे समय से नहीं हो रही है तो आप चले जाइए कुंवारी नदी, जिसे नर्मदा कहते हैं, नर्मदा नदी के पास बैठ करके अपनी पूजा अर्चना साधना कर सकते हैं, जिसका हमारी पौराणिक कथाएं हमसे कहती हैं कि इसका प्रतिफल हमें मिलता है। साथियों, तो हम लोग नेपाल के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं। फिलहाल आप जैसा सोचें वैसा, उचित समझें वैसा करिएगा। बहुत कुछ विचार विमर्श करने की आवश्यकता इस बात की नहीं है कि आप बस जल्दबाजी में बैग उठाइए और आज ही निकल लीजिए कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हम बार बार न्यूज़पेपर में निकलवा रहे हैं फिर भी हमें उचित वर नहीं मिल रहा है, तो चलो यहीं तलाश कर लेते हैं। जैसा दिल कहे वैसा करिएगा, हमारा काम है केवल बताना। तो कुमारी नदी है, कुमारी मंदिर है यहाँ पर नेपाल में। आप यहाँ जा कर के अपनी याचना की वो तहरीर लगा सकते हैं। गोलू बाबा मंदिर में ट्रेजरी के द्वारा आप अपनी चिट्ठी, अपने खत को भगवान के पास पहुंचा सकते हैं। तो तमाम सुविधाएं हैं ऐसी, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। साथियों, यहाँ तक का कंटेंट मुझे लगता है आपको अच्छा लगा हो, आप स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। जी हाँ साथियों, तो ये मान लेता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिलचस्प बातें दिलचस्प होती हैं साथियों। अगर हम किसी बात को वाकई में उस दिलचस्पी से ले रहे हैं, फिर हमें वो बात नीरस नहीं लगेगी। हम अपने पड़ोसियों के बारे में जान रहे हैं। फिलहाल ऐसी जानकारी आपको एक साथ मिले ये बेहतर होगी, इसलिए मेरा हमेशा ये दावा होता है, हमेशा आपको विश्वास भी दिलाता हूँ मैं, थोड़ा वक्त निकालिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर आपके वक्त के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। देखिएगा, हमारे पड़ोसियों में भी प्रश्न मिल सकते हैं, हमारे पड़ोसियों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों, इसी कड़ी में अगर हम भूटान की बात कर लें, नेपाल के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको गरीबी में भूटान काफ़ी आगे मिलता है। कई बार आपने इसका पैमाना, भूटान ये सुना होगा कि बहुत ही गरीब देश है। साथियों, 1974 के पहले जो गरीब होता है ना, देखना एक बात मैं आपसे बताऊं, गरीबी बुरी बात नहीं है। वाकई में गरीबी इंसान को इंसानियत सिखाती है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें, और आप समझदार हैं। तो गरीब होना बुरी बात नहीं है और ना ही गरीबी। तो वाकई में भूटान गरीब देश है। और 1974 में सोचना, 1974 के पहले यहाँ पर्यटन जैसी कोई सुविधा नहीं थी, यानी आप वहाँ पर्यटन के लिए नहीं जा सकते थे, रोक था, प्रतिबंध था। 1974 के बाद ये आंकड़ा खुला है। आप सोच सकते हैं, अगर कोई देश इस तरीके का कार्य दायित्व निभाए कि हम प्रतिबंधित करते हैं, कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। ऐसा काम कौन करता है जानते हो? कुछ जनजातियां हैं जो अमेजन के जंगलों में, घने जंगलों में निवास करती हैं, वो हम लोगों से मिलना नहीं चाहती। उनको पता है कि आपका जीवन बहुत ही बेकार है, हम शुद्ध सादगी का जीवन जीने आए हैं और आपकी तरह 60 साल 50 साल में कैंसर या तमाम ऐसी बीमारियों को लेकर के नहीं जाएंगे। हमें तो बीमारियां टच ही नहीं करेंगे। हम बहता हुआ जल पिएंगे, आरओ का नहीं पिएंगे। हम प्रकृति की गोद में खेलेंगे, एसी नहीं लगाएंगे, हम कूलर नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसी परंपराओं का निर्वहन करती हैं कुछ जनजातियां, और जिनका जीवन आप जानते हैं, वो हमारे कल्चर से, हमारी परंपरा से, हमारे इस आधुनिक युग से खुद को तोड़ दिया है, वो जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो भूटान जब तक नहीं जुड़ा था काफ़ी हरा भरा था। फिलहाल अब थोड़ी सी समस्याएं हैं। यहाँ आज भी ये बताया जाता है कि 60% एरिया वनों का है साथियों, जंगलों का है। बहरहाल ये जंगल पहले बहुत ही घने हुआ करते थे, अब थोड़े से इनके बीच में वो दूरियां बढ़ गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी वनों की कटाई होने लगी है। तो सोचो जरा, जब इन्होंने विकास करना सोचा 1974 के पहले, जब इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इस दृष्टिकोण में साझा ही नहीं किया, खुशहाल थे। और आज भी ये चर्चा का विषय है। देखिएगा, आज भी शीर्ष के अगर 20 देश, शीर्ष के 20 अगर शीर्ष देशों की बात आए ना, 20 शीर्ष देशों की बात आए, तो उसमें ये खुशहाली के रूप में है। 20 खुशहाल देशों में शामिल है साथियों। भूटान 20 खुशहाल देशों में शामिल है। आंकड़ा ऊपर नीचे हुआ करता है, कभी 8 नंबर, कभी 9 नंबर, कभी 14 नंबर। फिलहाल 20 के आंकड़े में शामिल होना अपने आप में दर्शाता है हमारा भारत 50 के अबव है खुशी के मामले में। यानी खुशियाँ कम हैं, गम थोड़े ज़्यादा हैं। यहाँ खुशियाँ ज़्यादा हैं, गम थोड़े कम है साथियों। देखिएगा,
तो ये खुश हैं इस वजह से क्योंकि हमारे पास जितना है हम उतने में खुश हैं। हम नाराज और गम में इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास जितना है हमने उसे कभी उतना समझा ही नहीं है। रही बात सारी बातें समझने की है, हमारे पास कुछ है, हमने उसे महत्व तो दिया है कि नहीं दिया। हमारे पास दुनिया की ताकत आ जाए, दुनिया की अकूत संपदा हमारे दामन में ही क्यों ना चली जाए, पर हमें अच्छी नहीं लगेगी। हमारा दिल कहेगा कुछ और मिल जाए, हमारा दिल कहेगा कुछ और मिल जाए, फिर आप खुश नहीं रहेंगे। यहाँ देखिएगा, तो जब तक हमारी इच्छाएं सीमित नहीं होंगी, इसी भूटान की राजधानी है साथियों, राजधानी है मेरे दोस्तों थिम्पू। याद रखिएगा, हमने आपसे कहा है कि प्रश्न ना आए तो कहिएगा, अगर प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्जाम में तो कहिएगा, दावा है आपका समय जाया नहीं करेंगे। थिम्पू 8 अगस्त को भूटान हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाता है साथियों। आपके दिल में होगा क्या हम यहाँ टहल सकते हैं, क्या हम यहाँ जा सकते हैं, तो बिल्कुल निसंकोच जाइए। नेपाल की तरह यहाँ भी आपको किसी भी प्रकार के वीजा वगैरह का उपयोग नहीं करना है, दिल से खोल के जाइए। आपका ये लोग भव्य स्वागत भी करेंगे, आपको भाई की तरह प्रेम देंगे और आपके देश को ये बहुत ही अच्छे ढंग से मानते भी हैं। लेकिन चीन ने इस पर तिरछी निगाहें डाली है और चीन चाहता है कि भूटान उसके कब्जे में हो। फिलहाल चीन के पास ताकत है, कुछ भी कर सकता है, ले भी सकता है, जैसा भी होगा देखना। तो 8 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाएगा ये। यहाँ का जो झंडा है उसका अनुपात बताऊं साथियों, झंडा अनुपात बराबर भारत का उल्टा। लो कितना प्यारा से, कितनी प्यारी सी बात की है। इसलिए मैंने कहा आकर्षक प्रश्न होंगे, स्क्रीन पर दावा है हमारा। यहाँ का जो झंडा का अनुपात है भारत का उल्टा है साथियों। जैसे हमारे भारत के झंडा का अनुपात क्या है, 3:2 का साथियों, यहाँ के झंडे का अनुपात है 2:3 का, है ना। मजेदार बात, ये कंटेंट बहुत ही आकर्षक है आपके लिए, मुझे पूरी उम्मीद है आगे समझें। देखिएगा, यहाँ के एक राजा हैं साथियों, राजा अभी भी राजा हैं। देखो जिम्मे है या जिग्मे करके हैं, जिम्मे खेसर, ये राजा हैं साथियों, वर्तमान के राजा हैं। और इनके बारे में कहा जाता है भूटान में आज जो भी आबादी है, प्रत्येक नागरिक से ये राजा मिल चुका है, हर व्यक्ति से पर्सनली जाके राजा मिल चुका है। सोचो, बड़ी बात है ना। यानी हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का राष्ट्रपति, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री या अन्य विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, या बहुत न जाकर के अपने जिले के डीएम के पास चले आओ, अगर एक जिले का डीएम एक जनपद के प्रत्येक नागरिक से मिल ले, ऐतिहासिक मामला है। ये कहते हैं वर्ल्ड, कहते हैं इसे विश्व रिकॉर्ड बात कही जाएगी, अद्भुत बात है ये। लेकिन यहाँ ये किया है इन्होंने, जिम्मे खेसर ने, ये कहा जाता है इनके बारे में, दावा किया जाता है कि भूटान में जितने भी लोग हैं सबसे ये राजा मिल चुका है, पर्सनली मिल चुका है। भूटान की खूबसूरती को मैं यूं ही बयान नहीं कर रहा कि हमारे पड़ोसी हैं, इसका हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। पड़ोस में हैं, हमारे दिल के करीब हैं, हमसे जुड़े हैं, हमारे साथ मित्रवत भावना इनकी है, अतएव हम इनके बारे में कुछ अच्छी भली बातें कर रहे हैं। भूटान में देखना प्लास्टिक बैन है साथियों, बहरहाल हमारे यहाँ भी बैन है, प्लास्टिक बैन। हमने 2018 में पर्यावरण दिवस की मेजबानी करते समय ये कसम खाई है, बीट है प्लास्टिक पॉल्यूशन, हमने बीपीपी कहा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। हमने प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन करने की कसम खाई। अब वो राम जाने कि हम लोग कितना इसका उपयोग करते हैं और कितना नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हमने कसम खाई है। कब हम इस वादे पर खरा उतरेंगे, कब हम इस वादे को पूरा निभाएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक बैन है साथियों। और देखिएगा, प्लास्टिक बैन होने के साथ साथ हमने भी आपसे कहा खुशहाल देशों में शामिल है ये, और प्लास्टिक यहाँ पर बैन है। एक बात और समझिएगा, भूटान के लोग आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से आपसे मुलाकात करेंगे, मसाला बहुत पसंद करते हैं। आप जाओगे यहाँ ना तो मसालेदार सब्जी आपको ये पेश करेंगे और उसमें बहुतायत मात्रा में मसाला होगा। चटपटी खाना बहुत पसंद करते हैं, आपकी तरह ऐसा नहीं करते। ये मिर्चे की ही सब्जी बना के खा लेते हैं। ये रोचक बात है, ये मिर्चे की ही सब्जी बना के खा लेते हैं, यानी इनको इतना तीखा पसंद है। और आप जाएंगे तो आप सू करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको तीखा लगेगा साथियों। फिलहाल ये हमारे भूटान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके सामने साझा की जा चुकी है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक और पड़ोसी देश के बारे में, श्रीलंका, जिसका संबंध हमसे बहुत पुराना है और हम इसे वाकई में भगवान रामचंद्र जी की जीती हुई लंका कह सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने जहाँ पर
चढ़कर धावा बोला था, जहाँ चढ़कर धावा बोला और यहाँ के महाराजा प्रतापी राजा रावण को पराजित किया और अपनी पत्नी को छुड़ा लाए। सारी कहानी आपको बताए, यानी हमने लंका को जीता है, इतना कह सकते हैं। आज नहीं, कई हजार वर्ष पहले हमने लंका को जीता है। और देखिएगा तो श्रीलंका की राजधानी मौके पर अगर हम बात करें, राजधानी की बात करें, तो यहाँ देखिएगा राजधानी, साथियों राजधानी इसमें होगा श्री जयवर्धनापुरे, श्री जयवर्धनापुरे यहाँ की राजधानी है साथियों। कहाँ की? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरे है। अगली बात क्या होगी पेशकश में? श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है साथियों। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला पॉइंट है हमारा है, हम इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं, हिंद महासागर का मोती कहते हैं। किसे? श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहते हैं। माउंट पेड्रो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है साथियों। श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट पेड्रो। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे करीब हैं, हमारा संबंध रहा है इनसे, लेकिन हम बगैर वीज़ा के यहाँ आवागमन नहीं कर सकते हैं। अभी तक जहाँ हमने आपको टहलाया है, अब आपको यहाँ वीज़ा लेना पड़ेगा साथियों। देखिएगा तो माउंट पेड्रो सर्वोच्च चोटी है यहाँ की। और अगला देखिएगा, और है सीरी, ऐसा कुछ नाम था, सीरी माओ भंडार नायके, ये कौन है साथियों? विश्व की पहली महिला पीएम यानी प्रधानमंत्री, विश्व की पहली महिला पीएम यहीं की हैं, सीरा माओ भंडार नायके विश्व की पहली महिला सीएम का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं साथियों। आगे बात करिएगा, देखिएगा यहाँ तक बातें हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है, तो साथियों कहिएगा ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है, वो सबसे लंबी भी है यहाँ की सबसे लंबी नदी है साथियों। सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा, जिसे श्रीलंका का गंगा कहा जाता है, या श्रीलंका की गंगा कहा जाता है साथियों। श्रीलंका की गंगा किसे कहा जाता है? महाबेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जिसे श्रीलंका की गंगा कहते हैं। आगे समझिएगा, अगर इनमें रत्नों की बात करें तो इनका मुख्य रत्न क्या है? नीलम प्रमुख रत्न है यहाँ का साथियों, प्रमुख रत्न नीलम है। और यहाँ का अगर झंडे का अनुपात बात करें, झंडा का अनुपात, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनके झंडे का अनुपात 1:2 होता है साथियों। हमारा 3:2 है, आपने भूटान का 2:3 देखा, इनका अनुपात 1:2 का है। क्लियर है? यहाँ तक की बातों को आप समझ गए। तो आज की पेशकश आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए साथियों। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। एशिया संबंधी ऐसी तमाम चीज़ों को अभी मैंने जोड़ा हुआ है। अब आपके भारत के भूगोल की जल्द ही शुरुआत की जाएगी, जहाँ आप बहुत कुछ जियोग्राफी में ले पाएंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से हम पूरे भारत का कोना कोना आपको दिखाएंगे। हर हिस्सा, भारत की हर कहानी, हर अधूरी, हर बिसरी यादों से आपको जोड़ करके तमाम ऐसी कहानियों को ला करके आपको पूरा जियोग्राफी देंगे। हर कोना कोना स्पर्श करेंगे साथियों। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।